हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की दिसंबर 2023 की मैगजीन आ चुकी है, जो कि आज ही आई हुई है या फिर कल नाइट में आई होगी। मतलब आज ही कल में आई हुई है। आज मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आई होगी या नाइट में आई होगी, क्योंकि अभी मैं इसको रोज़ाना देख ही रहे थे कि कब आएगी, तो कब किसको कंप्लीट करना है। और आप लोगों को भी कमेंट्स आ रहे थे कि ये मैगजीन कब आएगी। तो इस तरीके से मैगजीन अब आ चुकी है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे जैसा कि हम विधिवत तरीके से करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जनवरी 2023 से आपका दिसंबर 2023 तक पूरा एक साल हो गया है। मतलब कि आपका जनवरी से दिसंबर तक पूरा 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। तो इसको आपको वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आपका ये करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने जनवरी का जो करंट अफेयर देखना है, तो उसमें सेक्शन वाइज आपकी ये वीडियो दी गई है कि आप पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे तो पॉलिटी के करंट अफेयर को देखते जाएंगे। अगर आप सेक्शन वाइज अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको सेक्शन वाइज अपने करंट अफेयर को भी कंप्लीट करते जाएंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। क्योंकि जब PT 365 आता है और आप एकदम भी करंट अफेयर नहीं पढ़े रहते हैं, तो उस टाइम पे जब आपको रिवीजन करना होता है तो वो थोड़ा हौच पौच वाली सिचुएशन हो जाती है कि आप याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है या फिर कुछ चीज़ें और भी क्रिएट होने लगती हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर भी बने रहता है। तो इससे बेहतर है कि आप अभी जो एक एक लेक्चर दिया गया है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, प्रत्येक मंथ का दिया गया है, तो ज़्यादा नहीं है, 45 से 50 मिनट या 1 घंटे में आपका एक सेक्शन एक मंथ का कंप्लीट होगा। तो आप उसको देख के, जैसे आप हमारे चैनल पर मैंने सेक्शन वाइज डाला हुआ है कि जनवरी 2023 का करंट अफेयर, फरवरी 2023 का, तो ये मंथ वाइज जो करंट अफेयर दिया गया है, तो उसमें आप अगर अपना स्टैटिक पोर्शन, जैसे आपने पॉलिटी का कंप्लीट किया, तो स्टैटिक के साथ अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि जब आपकी PT 365 आता है तो उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया रहता है। अगर डिटेल में दिया रहता है तो इसमें, जैसे अगर आप इसको डिटेल में मंथ वाइज पढ़े रहते हैं, तो PT 365 को पढ़ना काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि फिर आपको रिकॉल करने में ही काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। आप फिर बाद में स्टार्टिंग से वो चीज़ पढ़ेंगे, इसको करेंगे, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप इसको बार बार, जैसे अभी आपका PT 365 आने में भी टाइम है और उसके बाद आपका एक साल का करेंट अफेयर भी हो गया है, तो उसको एक सीक्वेंस वाइज आप अकेला एक बार सुन भी लेंगे, तो सुनने में ये रहेगा कि आपने PT 365 आया, तो उसको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। समझने के साथ साथ आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। उस तरीके से आप समझ लेंगे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो भी आए उसको कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज के जो टॉपिक के अंतर्गत हमारे उसी तरीके से श्रृंखला रहेगी जिसमें सेक्शन वाइज कंप्लीट किया था कि अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी का करंट अफेयर कंप्लीट किया, फिर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन का। क्योंकि इसको इस तरीके से कंप्लीट करने का ही रीज़न यही है कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके स्टैटिक पोर्शन के साथ आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें अलग से आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि यार हमने पॉलिटी पढ़ा तो पॉलिटी के साथ ये वाला कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करें, कैसे क्या करें। तो स्टैटिक विथ करेंट अफेयर, क्योंकि खासकर एग्जाम जो UPSC में पूछा जाता है वो स्टैटिक और करेंट अफेयर दोनों को मिला के पूछा जाता है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको UPSC में एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से कर ले जाएंगे, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का ये जो मैगजीन है जो कि दिसंबर 2023 का है, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहला आता है जिसमें आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम, क्योंकि ये वाला तो काफ़ी चर्चा में रहा ही है। जिसमें भारतीय न्याय संहिता में भी सुधार हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संदर्भ में। तो इसके आपराधिक कानून से सुधार से संबंधित ये 3 जो आपकी अधिनियम है, संहिताएँ हैं, उनमें सुधार हुआ है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 के बारे में। फिर आता है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के बारे में। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के बारे में। दूरसंचार अधिनियम 2023 में। फिर आपका अनुच्छेद 370 का निरसन दिया गया, विधि निर्माताओं का निष्कासन। राष्ट्रीय क्रेडिट कोड के बारे में पढ़ेंगे, संक्षिप्त सुर्खियों में पढ़ेंगे, जिसमें लोकायुक्त, अमेरिका और भारत में महाभियोग के बारे में। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों में राष्ट्रपति की मंजूरी में। फिर डाकघर विधेयक में, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना में, ग्राम मानचित्रण के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके प्रमुख मेजर टॉपिक हैं जो कि पॉलिटी हैं। चले तो पॉलिटी के हैं, चलिए तो शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो मेजर टॉपिक आएंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये पहला पोर्शन आता है, मतलब कि राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में। तो राज्य व्यवस्था एवं शासन में आज का हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है कि आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम। तो चलिए पढ़ते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है, आखिर इसमें क्यों संशोधन करने पड़े, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे।
हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल सुधार हेतु 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। ये विधेयक अब कानून बन चुके हैं। चलिए तो जानते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आता है कि भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 आएगी, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आई हुई थी। फिर आता है दंड प्रक्रिया संहिता, जैसे CRPC 1973 की जगह अब कौन सा होगा, भारतीय नागरिक संहिता 2023 होगा। फिर आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया है। तो ये इस तरीके से 3 अधिनियम नए बनाए गए हैं। इन विधेयकों को मंजूरी भी मिल गई है। चलिए तो जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो जानते हैं कि आपराधिक कानून में सुधार के लिए 3 विधेयक जो पारित किए गए थे उनके बारे में। तो इसमें आता है कि इन विधेयकों को पहली बार संसद में मानसून सत्र के दौरान अगस्त 2023 में पेश किया गया था। इसके बाद इसे गृह मामलों की स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा गया था। और हालांकि जो पहले विधेयकों को वापस ले लिया गया था, लेकिन स्थायी समिति के कुछ सुझावों को शामिल करते हुए दिसंबर 2023 में नए विधेयकों को पेश किए गए थे। तो इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो जानते हैं कि आखिर इसकी क्यों, मतलब इसको संशोधन करने की क्यों आवश्यकता रही। क्योंकि ये प्रक्रियाएं तो चल ही रही हैं। ये 1860 से चल रही है, 1873 से चल रही है, 1872 के बाद से चल रही है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पड़ी कि इसमें सुधार की आवश्यकता हुई। चलिए तो इसके पीछे रीजन जानते हैं कि क्या क्या रीजन रहे। पहला आता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, कि IPC भारतीय साक्ष्य अधिनियम और CRPC को अंग्रेजी में लागू किया था। इसलिए इसके ज़्यादातर प्रावधान उपनिवेशकालीन है और इस कारण ये आपराधिक न्यायशास्त्र के मौजूदा नियमों और मानदंडों के अनुकूल नहीं है। ये पहला रीजन है। ताकि सामाजिक परिवर्तनों से सामंजस्य बैठाने के लिए एक विकसित और अनुकूल योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता पड़ी है। जैसे उदाहरण के लिए साक्ष्य को एकत्र करने, संग्रह करने और उनके आधुनिक तरीके से इस्तेमाल करने के संदर्भ में। तो इसका पहला मेजर फैक्टर ये है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना। फिर दूसरा फैक्टर आता है इसका कि न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान के और समय पर न्याय प्रदान करने हेतु कि न्यायालय में जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और संसाधनों की कमी के कारण अलग अलग न्यायालयों में लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं और कई विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेलों में बंद हैं। फिर आता है आपका तीसरा मेजर टॉपिक आता है, मतलब मेजर रीजन आता है कि दोष सिद्धि दर में वृद्धि हेतु कि आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूदा कमियों के कारण लगभग 50% मामलों में अभियुक्त या अपराधी दोषी सिद्ध नहीं हो पाते हैं। और इन कमियों को निम्नलिखित में शामिल है, जिसमें आता है अपराध अपर्याप्त फॉरेंसिक जांच का होना, पुलिसिंग संबंधी कमियां, कानून को लागू करने में शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव आदि। इसके संदर्भ में इसका ये तीसरा मेजर रीजन है। और आपका चौथा और इसका लास्ट मेजर रीजन आता है कि अलग अलग उच्च स्तरीय समितियों के सिफारिशें करना कि इसमें गिरफ्तारी, अपराध स्वीकारोक्ति, जमानत, मृत्युदंड आदि से संबंधित पहलुओं पर विधि आयोग, मालिमत समिति 2003 और न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013 की सिफारिशें इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें ये 4 मेजर फैक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं एक एक करके भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में कि इसमें क्या संशोधन किया गया, और इसके बारे में जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता क्या रही है। भारतीय दंड संहिता 1860 में भारतीय न्याय संहिता 2023 को प्रतिस्थापित किया गया। IPC देश में दंडनीय अपराधों में के लिए एक प्रमुख कानून है। कानून क्या है? यह दंडनीय अपराधों के लिए एक प्रमुख कानून है। इसके संदर्भ में चलिए तो इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही कि भारतीय दंड संहिता 1860 की पहले भारतीय दंड कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनिमय, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम कानून इसमें शामिल थे। फिर दूसरा आता है पहला विधि आयोग 1834 के बारे में कि 1834 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि कानूनों का आधुनिकीकरण करना और नागरिक समाज को औपनिवेशिक शासन के अधीन लाना था। और इस आयोग में 1837 में भारतीय दंड संहिता का एक मसौदा भी तैयार किया गया था। और यह जो मसौदा था वह ब्रिटिश कॉमन लॉ पर आधारित था, जिसमें उस समय के भारतीय कानूनों को पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। फिर आता है आपका नेक्स्ट 1857 के सैन्य विद्रोह का प्रभाव। इसका क्या प्रभाव था कि बाद में किए गए संशोधनों और 1857 के विद्रोह के कारण IPC को कानूनी रूप देने में देरी हुई थी। हालांकि 1857 का जो सैन्य विद्रोह हुआ था और 1858 में भारत की शासन व्यवस्था कि ब्रिटिश शाही के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन आने के बाद 1860 में IPC को कानूनी रूप दिया गया और इसे 1862 में लागू किया गया था।
फिर आता है कि आईपीसी 1860 के लागू होने के बाद पिछले कुछ वर्षों में आईपीसी में नए अपराधों को शामिल करके उनकी धाराओं में संशोधन करने और जो कृत्यों को अपराध घोषित करते और दंड की मात्रा में बदलाव करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। और विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषयों पर आईपीसी में संशोधन करने की सिफारिशें भी की गई थी। तो इसके संदर्भ में इसकी ये प्रमुख पृष्ठभूमि है। चलिए तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के मुख्य प्रावधान को देख लेते हैं। इनकी हमने पृष्ठभूमि तो देख ही ली, इसमें क्या प्रावधान है इनके संदर्भ में जानते हैं कि पहला आता है सामुदायिक सेवा के बारे में। सामुदायिक सेवा जो है वह छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया, तो ये पहली बार किया गया। दूसरा आता है महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराध के संदर्भ में केस संहिता में बंद दिया गया था कि यदि 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग महिला में सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे कृत्यों को आजीवन कारावास में दंड दिया जाएगा। इसमें छल, कपट, धोखे या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए भी अपराध माना गया। अब आता है राजद्रोह के संदर्भ में। राजद्रोह के संदर्भ में इस संहिता में कहा गया है कि राजद्रोह आईपीसी की धारा जो कि 124(a) के अंतर्गत है से जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया और इसके अंतर्गत जो दंड के प्रावधान थे उनको प्रावधान कहता है पहला कि अलगाववादी गतिविधियों जिसमें सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करना और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना और अभिन्न अपराधों को शब्दों या संकेतों का आदान प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का प्रयोग करना आदि इसमें शामिल हो सकता है। तो इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो आईपीसी की धारा 124 के संदर्भ में जो राजद्रोह को संदर्भित किया गया है, मतलब इसको हटा दिया गया है, इसके संदर्भ में जान लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता की जो 1860 की धारा 124(a) में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान दिया गया है और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक पर 1897 और 1908 में और महात्मा गांधी पर 1922 में और जवाहरलाल नेहरू पर 1930 में ये राजद्रोह से संबंधित इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। तो इसके संदर्भ में एक बेसिक जानकारी है कि 124 को इसमें हटा दिया गया है और इसके संदर्भ में इसमें कुछ दंड का प्रावधान भी निम्न तरीके से किया गया है, जो कि ये 3 तरीके के दंड का प्रावधान किया गया है। अब आता है आतंकवाद के संदर्भ में। आतंकवाद के संदर्भ में देखा जाए तो इस संहिता में आतंकवाद की एक ऐसी कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य है देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना या भारत या किसी अन्य देश में लोगों या लोगों के बीच किसी वर्ग के बीच भय पैदा करना है। अब आता है संगठित अपराध के संदर्भ में कि यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि निरंतर गैर कानूनी गतिविधि का होना, कि जैसे अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा, वित्तीय घोटाला और साइबर अपराध करना। और दूसरा आता है हिंसा, धमकी, अन्य गैर कानूनी तरीकों से अपराध करना। तीसरा आता है भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करना। और चौथा आता है कि अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या उसकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाना इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना। इसके संदर्भ में क्या किया गया है कि यह 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत या विश्वास या धर्म में या इसी तरह के किसी भी आधार पर हत्या करता है या गंभीर चोट पहुंचाता है, तो ऐसे समूह के सदस्यों को हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास या जुर्माने से होगा तथा गंभीर चोट पहुंचाने की स्थिति में 7 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इसमें एक नई प्रावधान जोड़े गए हैं। अब आता है निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह भारतीय न्याय संहिता को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने तैयार किया हुआ है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना और वहीं लगभग 60 साल पहले आईपीसी को एक औपनिवेशिक सरकार ने तैयार किया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना नहीं बल्कि दंडित करना था। और अभी जो प्राथमिक उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को न्याय प्रदान करना है, जो कि 160 साल पहले आईपीसी का तैयार की गई थी। अब आता है आपका नेक्स्ट आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 के बारे में। अब इसके संदर्भ में जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। भारतीय नागरिक संहिता 2023 को दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित करना है। सीआरपीसी में भारतीय दंड संहिता 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत जैसी प्रक्रिया के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पृष्ठभूमि में आता है इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम सीआरपीसी को ब्रिटिश शासन के अधीन 1861 में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद इसे 1872 और 1882 के क्रमिक रूप से
अधिनियमित नई संहिताओं द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें कई संशोधन भी किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1898 का, 1923 का और 1955 में ये प्रमुख संशोधन भी किए गए थे। फिर आता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में, कि भारत में विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने की सिफारिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1973 में इसका निर्माण किया गया था। अब जानते हैं भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के बारे में, कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि विचाराधीन कैदियों की हिरासत के संदर्भ में, कि इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति से उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया जाता है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। फिर आता है कि यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। और यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है: मृत्युदंड व आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों पर और ऐसे व्यक्ति पर जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित हो, इनके संदर्भ में नहीं लागू नहीं होता है। अब आता है मेडिकल जांच के संदर्भ में। मेडिकल जांच के संदर्भ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों जैसे बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच को अनुरोध कर सकता है। फॉरेंसिक जांच के संदर्भ में यहाँ उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य करनाती है जिनके लिए कम से कम 7 वर्ष का कारावास या दंड का प्रावधान किया गया है। और यदि किसी राज्य के लिए फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वह दूसरे राज्य में इस सुविधा का इस्तेमाल करेगा, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप या फिंगरप्रिंट के संदर्भ में, कि यह है मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग, उंगलियों की छाप, आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या नहीं किया गया हो। कार्यवाहियों के लिए समय सीमा के संदर्भ में, कि यह विविध कार्यवाहियों हेतु समय सीमा निर्धारित करती है, जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना, आरोप तय करना और आदि के लिए समय सीमा का निर्धारण करना, इसके संदर्भ में आता है। तो ये 2023 के संदर्भ में इसमें कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। चलिए तो जान लेते हैं कि भारत में जेल सांख्यिकी 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक डेटा दिया गया है कि देश में जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी कुल संख्या 4.34 लाख है और विचाराधीन कैदियों की जो संख्या है जेलों में बंद कुल कैदियों की संख्या की 75.8% है और यह आंकड़ा 2021 की तुलना में 1.7% अधिक है। और 11,000 से अधिक कैदी जो हैं वह कैदी 5 वर्ष से अधिक समय में अलग अलग जेलों में बंद है, तो इनके संदर्भ में आता है। तो ये आपकी भारतीय जेल सांख्यिकी की रिपोर्ट 2022 की आई थी, उसके संदर्भ में ये डेटा दिया गया है। अब इसको निष्कर्ष के तौर पे समझा जाए इसको कि फोरेंसिक साइंस को शामिल करने और तथा पुलिस और वकीलों के न्यायाधीशों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने में त्वरित न्याय की अवधारणा सरकार की होगी, इसके साकार होगी, इसके संदर्भ में आता है। अब आती है आपकी तीसरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में, जो इसके अंतर्गत तीसरा अधिनियम है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया गया। यह जो अधिनियम है वह सभी दीवानी या सिविल और फौजदारी या दंडिक कार्यवाहियों में भारतीय न्यायालयों के साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। अब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि को, क्योंकि अभी हमने उनकी पृष्ठभूमि देखी, फिर मुख्य प्रावधान देखे जो प्रेजेंट में हुए हैं 2023 में, तो इसके भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले पृष्ठभूमि को देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, कि मतलब इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी और इसका स्थापना का क्या मोटिव था, इन सब के बारे में देखते हैं। कि वर्ष 1872 में इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अधिनियमित किया गया था और जिसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित करना हो और साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसके निर्णय को सुनाता है। विगत वर्षों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए, लेकिन हालिया संशोधन में वर्ष 2000 में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए किया गया था और वर्ष 2013 में भी बलात्कार के मामलों में सहमति से संबंधित प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन किए गए। इसका प्राथमिक मुद्दा जो था वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई प्रौद्योगिकी उन्नति के अनुरूप नहीं होना है। अब जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान को, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल स्वीकार्यता का होना। कि इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेबल डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल, सर्वर लॉग आदि में स्टोर की गई सूचना को शामिल किया जा सकता है। फिर आपका दूसरा आता है दस्तावेजी साक्ष्य का होना, कि जिसमें कहा गया है कि लेखों, मानचित्रों या व्यंग्यात्मक चित्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इसमें दस्तावेज माना जाएगा। फिर आता है मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में। मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में आता है कि इसके अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में
गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए बयान शामिल है और इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है संयुक्त कार्यवाही के संदर्भ में कि संयुक्त कार्यवाही से तात्पर्य इसमें बताया गया है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को मुकदमा चलाने से होता है। संयुक्त सुनवाई में यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है या साबित हो जाता है तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई सुनवाई ऐसी अभियुक्त की अनुपस्थिति में की जाती है जो भगोड़ा हो या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में विफल रहता है तो ऐसी सुनवाई को संयुक्त सुनवाई के माना जाएगा। इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। इसको निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो ये तीनों कानून जो है वह वास्तविक में दांडिक न्याय प्रक्रिया को औपनिवेशिक मुक्त करने और दांडिक कार्यवाहियों में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के अवसर प्रदान करती है। नई दांडिक कानूनों को नियमित निगरानी और समय समय पर समीक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क भी दांडिक न्याय प्रक्रिया को आधुनिक बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके संदर्भ में आता है जिसको निष्कर्ष के तौर पर कहा जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आता है भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 के बारे में। भारत में अपराध रिपोर्ट के संदर्भ में सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2022 में भारत में अपराध की घटनाओं में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, इस कारण ये सुर्खियों में रहा। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में क्या है, इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका कार्य एवं जिम्मेदारियां क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके बारे में विस्तृत में जानते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में। इसमें भारतीय दंड संहिता और विशेष एवं स्थानीय कानून के उल्लेख के लिए अपराधों से संबंधित डेटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना है। इसकी उत्पत्ति या इसकी स्थापना को देखा जाए तो यह 1986 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत गठित किया गया था और इसमें टंडन समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भी इसे स्थापित किया गया था। इसके कार्यों एवं जिम्मेदारियों के संदर्भ में देखा जाए तो यह ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और तकनीकी या अन्य कानूनों के प्रबंध करने की एक केंद्रीय नोडल है। यह देश भर में अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के राष्ट्रीय भंडार गृहों में कार्य करता है। यह क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम परियोजना की निगरानी, समन्वय और उसे लागू करने की जिम्मेदारी होती है और इसे यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस को प्रबंधित करने का कार्य भी सौंपा गया है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि NCRB द्वारा की जाने वाले प्रस्ताव में मतलब जारी की जाने वाली रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि NCRB कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करता है। पहला तो करता है भारत में अपराध के संदर्भ में, दूसरी भारत में आकस्मिक मौतों एवं आत्महत्या के संदर्भ में, तीसरी भारत की जेल सांख्यिकी रिपोर्ट में और चौथी लापता महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब इसके रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है। इस रिपोर्ट में देश भर में रिपोर्ट किए गए अपराध के आंकड़ों का आकलन करना है मतलब संकलन करना है और यह रिपोर्ट दिए गए अपराधों की संख्या में हुए व्यापक बदलावों के लिए एक विस्तृत संकलन प्रस्तुत करती है। फिर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार NCRB अपराध की गणना के लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन करती है और यदि एक FIR के तहत कई अपराध दर्ज किए जाते हैं तो केवल सबसे जघन्य अपराध यानी अधिकतम सजा के तहत दंडनीय अपराध को ही गणना के लिए इकाई माना जाता है। अब आता है रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के संदर्भ में जिसमें श्रेणी दी गई और 2022 की रिपोर्ट के मुख्य परिणाम 2021 से इन परिणामों की तुलना और अन्य मुख्य जानकारियां दी गई। इसमें कुल अपराध के अंतर्गत दिया गया है कि कुल अपराध में 2022 में 58.24 लाख से अधिक संज्ञेय अपराध दंडनीय दर्ज किए गए हैं और 2021 की तुलना में देखा जाए तो इसमें 4.5 की गिरावट दर्ज की गई है। फिर आता है कि अपराध की दर में प्रति लाख जनसंख्या की दर पर अपराधों की संख्या 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई थी। फिर आता है आपका महिलाओं के खिलाफ अपराध के संदर्भ में जिसमें 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हुए थे वो 4.45 लाख से अधिक अपराध दर्ज किए गए थे और इसमें 2021 की तुलना में 4.0 की वृद्धि दर्ज हुई और इसे प्रमुख श्रेणियों में देखा जाए तो यह महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले पोते उनके रिश्तेदारों तथा क्रूरता से संबंधित है। पति एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है और इसके बाद महिलाओं के अपहरण, बंधक बनाने और उनका सील भंग करने के इरादे से उन पर हमला करने, बलात्कार करने जैसे अपराध आते हैं। और दर्ज FIR में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे अधिक FIR उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं। फिर आता है बच्चों के खिलाफ अपराध के संदर्भ में कि 2022 में 1.6 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें 2021 की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को के तहत 39.7% मामले दर्ज किए गए हैं। फिर आता है वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के संदर्भ में कि 2022 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के लगभग 28,000 मामले दर्ज किए गए। 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई है ये 2021 की तुलना में। और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध की 3 प्रमुख श्रेणियां आई हैं, जिसमें साधारण चोट, चोरी और FCR, जिसमें जो आपका साधारण चोट है वह 27.3%, चोरी 3,944, FCR में जालसाजी, छल और धोखाधड़ी से संबंधित प्रमुख श्रेणियों को डिवाइड किया गया। अब आता है SC और ST के खिलाफ अपराध के संदर्भ में कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ जो अपराध है वह 13% है, अनुसूचित जनजातियों के लिए अपराध 14.3% है। इसमें क्या हुआ है, 2021 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है और इसी SC ST अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के लिए 8.2% मामले दर्ज किए गए हैं। अब आता है साइबर अपराध के संदर्भ में कि 2022 में साइबर अपराधों के 65,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 24.4% की वृद्धि दर्ज की गई। साइबर अपराध की कुछ श्रेणियां भी दी गई हैं कि इसमें दर्ज मामले में साइबर धोखाधड़ी से संबंधित है, इसके बाद जबरन वसूली, लैंगिक शोषण जैसे अपराध आते हैं। राज्यों में अपराध की दर दी गई कि सबसे अधिक अपराध साइबर अपराध के मामले में तेलंगाना से में दर्ज किए गए, फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान आता है। फिर आता है पर्यावरण से संबंधित अपराध के संदर्भ में कि पर्यावरण से संबंधित कुल अपराध 52,920 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 17.9% की कमी दर्ज की गई और पर्यावरण से संबंधित अधिकांश मामले जो हैं वह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादक अधिनियम और उसके बाद ध्वनि प्रदूषण दर्ज किए गए। हालांकि परमाणु, पर्यावरण, वायु या जल को NGT अधिनियम के तहत दर्ज मामले की संख्या में वृद्धि हुई है। अब आता है कि राज्य की सरकार के खिलाफ अपराध के संदर्भ में आता है कि राज्य सरकार के खिलाफ अपराध में 5,610 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 8.6% की वृद्धि दर्ज की गई 2021 के कंपेयर में और 78.5% मामले लोक संपत्ति नुकसान निवारक अधिनियम के तहत दर्ज किए गए और इसके बाद 17.9% मामले गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके रिपोर्ट के बिंदु हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के बारे में कि राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दी है और यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। इसके संदर्भ में आता है, चलिए तो इस अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कि यह अधिनियम निर्वाचन आयोग की निर्वाचन आयुक्त या सेवा शर्तों के कार्य संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य अधिनियम में निम्नलिखित को विनियमित करेगा। यह मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें पदावधि के संदर्भ में है तथा चुनाव आयोग के कार्य संचालन की प्रक्रिया के संदर्भ में। अब आता है चयन समिति के संदर्भ में कि CEC और अन्य EC की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। पहला तो अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होगा, सदस्य जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता और सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। अब आती है आपकी खोज समिति। खोज समिति में सभी CEC और अन्य EC के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों के नामों की एक सूची तैयार की गई है। इस समिति की अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री द्वारा की जाएगी, जिसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर या केंद्र सरकार में सचिव स्तर की रैंक के नीचे नहीं होने चाहिए। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है CEC और अन्य EC के लिए पात्रता मानदंड को देखा जाए तो यह अधिनियम CEC और EC के नियुक्ति के रूप में निम्नलिखित पात्रता मानदंड है। पहला तो ये कि ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के पद पर समकक्ष रैंक पर हो और ऐसी पद से रह चुका है। दूसरा आता है कि वह ईमानदार व्यक्ति है और साथ ही उसे चुनाव के प्रबंधन एवं संचालन का ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। अब आता है वेतन, पदावधि एवं पुनर्नियुक्ति के बारे में। इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसकी वेतन CEC और अन्य EC को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के समान वेतन दिया जाएगा। पदावधि के संदर्भ में आता है कि CEC और अन्य EC का ग्रहण करने की तिथि में 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु के जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। फिर आता है पुनर्नियुक्ति के संदर्भ में कि CEC और अन्य EC पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अब आता है पद से हटाना और
त्यागपत्र के संदर्भ में कि सीएसी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की प्रक्रिया के समान होती है और इसके अलावा सीईसी की सिफारिशों के बिना अन्य ईसी को पद से नहीं हटाया जा सकता है। सीईसी का कोई भी ईसी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। चलिए, तो इसके संदर्भ में कुछ कानून भी है, इनके कानून के बारे में जान लेते हैं कि अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघवाद 2023 के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की चयन भारत के प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश मिलकर एक समिति बनाएंगे, उसके द्वारा किया जाएगा। और इस निर्णय में यह भी कहा गया था कि यह जो समिति है वह चुनाव आयोग की नियुक्तियों के मामले में राष्ट्रपति की सिफारिशें करेगी और साथ ही यह सलाह देगी कि जब तक कि संसद इस पर कानून के लिए कोई कानून नहीं बना देगी। इसके संदर्भ में प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट इसके संदर्भ में कि जानते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। इनकी नियुक्तियों के संदर्भ में प्रावधान तो दिया गया है, तो इसके संदर्भ में इनकी भारतीय निर्वाचन आयोग को भी समझ लेते हैं कि ये किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और इसमें संवैधानिक क्या प्रावधान दिए गए हैं। यह जो आर्टिकल है, मतलब कि ये भारतीय निर्वाचन आयोग है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है और भारत में संघ एवं राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी है। और यह देश में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का आयोजन और उनका संचालन भी करता है। अब आता है नियुक्तियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में कि अनुच्छेद 324 का क्लॉज 2 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को ये मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 324 का क्लॉज 2 के तहत कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का समय समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य चुनाव आयुक्त की जो संख्या तय करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। फिर आता है अधिनियम से जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में देखा जाता है पहला कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के संदर्भ में कि वर्तमान में चयन समिति में अधिकांश सदस्य तत्कालीन सरकार के सदस्य होते हैं, जिनमें ईसीआई की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। और इस अधिनियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश की चयन प्रक्रिया से बाहर करने का प्रावधान किया गया और इस प्रकार यह अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश को पलटने का प्रयास करता है। जैसा कि अभी हमने अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघवाद को विवाद को पढ़ा ही हुआ है। चयन समिति में रिक्त पद के संदर्भ में देखा जाए तो यह अधिनियम चयन समिति की वैधता को बरकरार रखता है, भले ही समिति के गठन के समय कोई रिक्त पद हो या कोई सदस्य एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गया हो। और लोकसभा भंग होने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता का रिक्त हो सकता है और ऐसे मामले में चयन समिति में अनन्य रूप से प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। अब आते हैं खोज समिति की भूमिका में सीमित करने के संदर्भ में कि इस समिति में यह प्रावधान किया गया कि यह चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों पर विचार किए बिना मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। और यह प्रावधान खोज समिति की भूमिका को कम करता है, जो विशेष रूप से सक्षम और योग्य उम्मीदवारों की तलाश के लिए गठित की गई है। अब आता है पात्रता मानदंड को सीमित करने के संदर्भ में। इसके संदर्भ में देखा जाए तो यह अधिनियम सिविल सेवकों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए पात्रता मानदंड को सीमित किया गया है, जिसमें इस प्रकार से यह अधिनियम इन पदों को अनन्य योग्य व्यक्तियों के बाहर कर सकता है। फिर आता है सीईसी और ईसी के पद से हटाने में असमानता के संदर्भ में कि हटाने की असमानता को यथावत बनाए रखा जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिया गया है कि 1991 के अधिनियम के समान ही इस अधिनियम में भी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद या कार्यालय में सीईसी या ईसी की नियुक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब आगे की राय में देखते हैं कि इसमें दिया गया है पहले नंबर पर कि चयन समिति का संतुलित संरचना होना, कि चुनाव सुधार में गोस्वामी समिति जो कि आपकी 1990 में आई थी और 295वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश की गई थी, जिसमें सीईसी और अन्य ईसी को चुनने के लिए एक चयन समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत शामिल है। फिर आता है सेवानिवृत्ति के बाद के संदर्भ में कि गोस्वामी समिति जो कि 1990 में आई थी, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सेवानिवृत्ति के बाद सीईसी और ईसी को राज्यपाल के पद के राज्य सरकार के तहत किसी भी अन्य पद से पात्र नहीं होना चाहिए। और प्रशासनिक स्वतंत्रता के तहत कहा गया था कि गोस्वामी समिति को निर्वाचन आयोग ने आयोग के कामकाज के लिए एक अलग सचिवालय के लिए गठन की भी सिफारिश की है। और ईसीआई के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा जो कि 255वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ईसी को पद से हटाने को सीईसी के पद को हटाने की प्रक्रिया में समान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 324 के क्लॉज 5 में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में ये आगे की राय को दिया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के बारे में। चलिए तो जानते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा कि राष्ट्रपति ने प्रेस और पत्रिका विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। यह विधेयक अब कानून बन चुका है और इस कानून ने औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह ली है।
चलिए तो जानते हैं इस अधिनियम के बारे में, जो कि 1867 में पारित किया गया था। इसके संक्षिप्त रूप में इसके इतिहास को समझते हैं। पहला आता है इसके अंतर्गत कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के बारे में। यह जो अधिनियम है वह लॉर्ड वेलिजली के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। इसे भारत के संभावित फ्रांसीसी आक्रमण से पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। हालांकि 1818 में इसे लॉर्ड हेस्टिंग ने इसे वापस ले लिया था। फिर दूसरा आता है आपका लाइसेंसिंग विनिमय 1823 अध्यादेश के बारे में, कि यह अधिनियम कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। यह जो अध्यादेश है वह एक कठोर प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना प्रेस शुरू नहीं कर सकता है और उसका उपयोग जारी नहीं कर सकता। और यह अधिनियम के कारण राम मोहन राय को अपने समाचार पत्र मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। तो इसके पीछे ये मेजर रीजन है। फिर आता है प्रेस अधिनियम 1835 के बारे में। यह जो अधिनियम पारित किया गया था इसमें गवर्नर जनरल मेटकॉप के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस अधिनियम को प्रेस के प्रति उदारवादी रुख अपनाया गया था और इस कारण मेटकॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था, मतलब कि उन्हें एक सम्मानजनक तौर पर ये उपाधि दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1835 और 1857 के बीच पूरे भारत में स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में तेजी से विकास हुआ था। अब आता है लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 के अंतर्गत, कि इस अधिनियम में 1857 के विद्रोह के कारण लाया गया था और इसमें मौजूदा पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था और लाइसेंसिंग व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत की गई थी। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के बारे में, जिसमें यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के समय पारित किया गया था और इस अधिनियम में समाचार पत्रों के प्रत्येक लेख के लिए प्रिंटर्स प्रकाशकों और प्रकाशन के स्थान पर उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया था। और इस अधिनियम का जो प्राथमिक उद्देश्य था वह प्रेस, प्रिंटर और पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के प्रकाशकों पर पूर्ण नियंत्रण रखना था। और भी अन्य संशोधन किए गए, जिसके अंतर्गत एक संशोधन आता है 1870 और 1983 के बीच कई बार संशोधन किए गए। हालांकि ये जो संशोधन किए गए वे विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के प्रकाशकों के लिए प्रक्रियात्मक रूप से बोझिल और जटिल थे। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपके नए कानूनों की आखिर आवश्यकता क्यों थी, इनके संदर्भ में जानते हैं। जिसमें पहला आता है कि पुराने कानूनों में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया बोझिल और जटिल थी, तो इस कारण इसके नए कानून बनाने पड़े। दूसरा रीजन दिया गया है कि पुराने कानून के कार्यान्वयन के स्तर में देरी और अन्य बाधाएं मौजूद थीं। तीसरा आता है कि पीआरबी कानून मीडिया के बदलते स्वरूप और गवर्नेंस के तरीके के अनुरूप नहीं था, उस कारण इसको किया गया। और चौथा इसका मेजर रीजन आता है कि पुराने कानूनों में शामिल दंड से जुड़े प्रावधान पूरी तरह से स्वतंत्र भारत और संविधान के मूल्यों के अनुरूप नहीं थे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पहले तो आपके जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर प्री एग्जाम जो होता है उसमें तो इस तरीके के दे ही रहते हैं कि 4-5 आपके दे दिए, उसमें कि कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, तो कोई 3 होगा, इस तरीके का होता है। इसके साथ ही आपका जब मेंस पेपर का होता है, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, तो उस टाइम पर आपके सुझाव मांगे जाते हैं। तो इसमें आप इनको सुझाव को आप याद करके इस तरीके से देख के और अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू विकसित कर सकते हैं कि इस तरीके से इसमें ये प्रक्रिया में सुधार होगा। तो वो आप उसमें अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब आता है आपको देखना है पीआरबी अधिनियम 1867 और पीआरपी अधिनियम 2023 के बारे में। तो अब सबसे पहले तो इनके मुख्य प्रावधान को देखते हैं कि पीआरबी अधिनियम 1867 में क्या प्रावधान है और पीआरपी अधिनियम 2023 में क्या प्रावधान है। पत्रिकाओं के पंजीकरण के संदर्भ में इसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान है और इसमें 2023 वाले में किताबों या विज्ञान को या अकादमिक जर्नल्स शामिल नहीं है और ये किताबें अधिनियम के दायरे से बाहर है। अब नेक्स्ट आता है विदेशी पत्रिकाओं के संदर्भ में कि इसमें विदेशी पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया और इसमें विदेशी पत्रिकाओं की प्रतिकृति भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से ही मुद्रित की जाती है। इसमें प्रतिकृति का जो अर्थ मूल स्पष्ट रूप में दिया गया है कि मूल संरचना की जो मतलब आपकी जो मूल कॉपी है उसकी सटीक कॉपी होना। फिर आता है प्रिंटिंग प्रेस के लिए घोषणाएं क्या दी गई हैं। इसके अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि मुद्रक या प्रकाशक का वर्णन करने वाली जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए और जिला मजिस्ट्रेट यह जानकारी प्रेस रजिस्ट्रार को भेजी जाए और जानकारी की प्राप्ति के बाद रजिस्ट्रार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। और जो 2023 में क्या कहा गया है कि इस अधिनियम में किसी पत्रिका के प्रकाशन को प्रेस रजिस्ट्रार और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।
अब आता है और भी प्रिंटिंग प्रेस के पंजीकरण के संदर्भ में। प्रिंटिंग प्रेस के पंजीकरण के संदर्भ में कहा गया है कि इस अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट को प्रिंटिंग प्रेस के संचालन के बारे में जानकारी देना आवश्यक था और इसमें इस अधिनियम में प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया। दंड और जुर्माने के संदर्भ में 1867 में था कि यह अधिनियम कानून के अलग अलग उल्लंघनों के लिए कठोर दंड और 6 महीने के कारावास की सजा का उपबंध करता है और इसमें जो 2023 में है इस अधिनियम में इस कानून के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं करता है। हालांकि कुछ प्रावधान के उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना लगाने के प्रावधान किए गए हैं, जैसे पंजीकरण के बिना पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आता है आपका और भी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द करने की प्रक्रिया के संदर्भ में कि 1867 में इसमें केवल डीएम ही किसी पत्रिका के प्रकाशन को रद्द करने का आदेश दे सकता था, लेकिन 2023 में ऐसा है कि इस अधिनियम में प्रेस रजिस्टर जनरल को पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द करने का आदेश दिया गया है और साथ ही जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैरकानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो या जिसने देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो जानते हैं पीआरपी अधिनियम 2023 के लाभ के बारे में कि इसके क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। पहला आता है डिजिटलीकरण के संदर्भ में कि यह अधिनियम जो है वह पत्रिकाओं के स्वामित्व के आवंटन और पंजीकरण प्रक्रिया दोनों को सरल और एक साथ किए जाने योग्य बनाता है। दूसरा आता है प्रक्रिया को तीव्र बनाने के संदर्भ में कि यह अधिनियम प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में सक्षम बनाता है और ऐसा करने में प्रकाशकों के प्रकाशन शुरू करने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और स्वामित्व के सत्यापन और पंजीकरण दोनों के लिए अब एक ही चरण में आवेदन किया जा सकेगा। फिर आता है गैर अपराधीकरण के संदर्भ में। गैर अपराधीकरण के संदर्भ में आता है कि इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के तहत आने वाले सभी उल्लंघनों में से ज्यादातर को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है और इस प्रकार इस कानून को औपनिवेशिक विरासत को समाप्त कर दिया गया। स्पष्टता प्रदान करने के संदर्भ में कि यह अधिनियम विविध प्रक्रियाओं मामले पारदर्शिता को स्पष्ट शामिल किया जाता है, जैसे विदेशी प्रकाशन की प्रतिकृति संस्करण, समाचार पत्रों के वितरण का सत्यापन, स्वामित्व हस्तांतरण इत्यादि होता है। अब आता है आपका इसका निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो पीआरबी 2023 अधिनियम वर्तमान स्वतंत्र प्रेस के युग और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के अनुरूप है। यह अधिनियम विश्वास, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के जरिए तीव्रता से अधिक कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने पर जोर देता है। साथ ही डिजिटल गवर्नेंस का भी प्रावधान करता है। तो इसके संदर्भ में प्रमुख प्रावधान है, मतलब कि एक निष्कर्ष के तौर पर इसको समझा गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट दूरसंचार अधिनियम 2023 के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा है कि राष्ट्रपति ने दूरसंचार विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, इस कारण ये सुर्खियों में रहा। यह विधेयक जो है वह अधिनियम बन चुका है और जो 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तन का लाने के लिए इसे पेश किया गया था। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका था कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम जो आपका 138 साल पहले लाया गया था उसमें कुछ परिवर्तन पेश किए गए। पहला आता है इसमें नया अधिनियम, इससे संबंधित तथ्यों में पहला आता है आपका कि नया अधिनियम दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए केंद्रित है। साथ ही दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नया कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। इस अधिनियम ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और तार यंत्र संबंधी तार या गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लेगा। तो ये जो अधिनियम है इनका सबका स्थान लेंगे और इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 में भी संशोधन किया गया है। फिर आता है कि भारत में दूरसंचार विनिमय के बारे में जान लेते हैं कि 1850 में क्या प्रक्रिया थी, 1885, 1933, 1997 और 2000 में कि इसका विनिमय किस तरीके से हुआ। पहला तो आता है विनियमन किस तरीके से हुआ कि भारत में पहली बार कलकत्ता में, मतलब कि कोलकाता में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1850 में। 1855 में आपका भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में दूरसंचार संबंधी विनियम की फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक कानूनी बनाया गया था। फिर तीसरा आता है आपके कि 1933 में इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 में वायरलेस बनाया गया था। फिर आता है आपका 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण या ट्राई अधिनियम 1997 के जरिए दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के लिए एक विनियामक प्राधिकरण के ट्राई के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है आपका कि 2000 में इसमें साइबर डोमेन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को बनाया गया था। तो यह भारत में दूरसंचार की विनियमन के संदर्भ में ये प्रमुख अलग अलग प्रावधान है कि 1850 में क्या हुआ था, 1885 में क्या हुआ था, 1933 में क्या हुआ,
1997 में और 2000 में क्या हुआ था। तो इसमें अलग अलग डेट के हिसाब से अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है कि नए अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान को देख लेते हैं, जो कि आपके 2023 में मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत पहला प्रावधान दिया गया है कि स्पेक्ट्रम के आवंटन के संदर्भ में, कि यह स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है नीलामी के माध्यम से किया जाएगा और कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। अब निर्धारित उद्देश्यों में शामिल क्या क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा का शामिल होना, आपदा प्रबंधन होना, मौसम संबंधी पूर्वानुमान होना, परिवहन होना, उपग्रह सेवाएं होना, BSNL, MTNL और सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं इसके अंतर्गत होना। और पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा और ये आवंटन वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होगा। तो इस संदर्भ में आपके स्पेक्ट्रम के आवंटन के संदर्भ में इसमें ये प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है ट्राई की नियुक्तियों के संदर्भ में। ट्राई की नियुक्तियों के संदर्भ में कहा गया है कि यह अध्यक्ष सदस्यों की कुछ पात्रता मानदंडों के निर्धारण हेतु ट्राई अधिनियम में संशोधन करता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए और सदस्यों के रूप में इसे 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। तो इसमें ट्राई में नियुक्तियों के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। अब आता है न्याय प्रक्रिया में न्याय निर्णय प्रक्रिया में क्या सुधार दिया गया है कि सिविल अपराधों के खिलाफ जांच करने के लिए एक न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यह अधिकारी सचिव या संयुक्त सचिव या इससे ऊपर का रैंक अधिकारी होता है और न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर पदनामित अपील समिति के समक्ष की जाती है और इस अधिनियम के प्राधिकार के किसी नियम या शर्तों के उल्लंघन के मामले में इस अपील की समितियों के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के संदर्भ में, कि इसके अंतर्गत आता है कि केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय करती है। जैसे उदाहरण के लिए आता है विनिर्देश संकेत प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति, जिसमें डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर तैयार करना, उपयोगकर्ताओं को मेलवेयर या विनिर्देश संदेशों में रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाना है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका राइट ऑफ वे का होना, कि ऐसी संस्थाएं जो दूरसंचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती हैं वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति में राइट ऑफ वे की मांग करती है और राइट ऑफ वे से आशय होता है सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से होता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट अवरोधन और तलाशी के अधिकार से, कि कुछ निश्चित आधारों पर संदेशों को इंटरसेप्टर मॉनिटर या ब्लॉक किया जाता है और इस आधार पर राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराधों को उकसाए जाने से रोकना आदि इसके अंतर्गत शामिल होता है। फिर आता है दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों की अनुमति के संदर्भ में, कि नई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रख रखाव, विस्तार करने में रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। OTT विनिमय के संदर्भ में, कि इस अधिनियम के तहत OTT को प्लेटफॉर्म को विनियमित नहीं किया जाएगा। इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है अन्य प्रावधान इसमें दिए गए हैं, कि डिजिटल भारत निधि के संदर्भ में, कि यह अधिनियम सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। यह दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की इस निधि उपयोग की अनुमति दी गई है। विश्व स्रोत व्यवस्था में, कि यह व्यवस्था 2020 में सीमा पर भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़पों के बीच अस्तित्व में आई हुई है और इस व्यवस्था के तहत शत्रु देशों में दूरसंचार उपकरणों के आयात को भी कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें ये अन्य प्रावधान किया गया। चलिए तो जानते हैं अधिनियम से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, जिसके संदर्भ में जानते हैं। पहला तो आता है कि निजता संबंधी मुद्दे का होना, कि संदेशों पर पाबंदी, निगरानी की अनुमति देने संबंधी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके कारण डेटा लीक जैसे मुद्दे उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता अनुमानित नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप निजता के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है। फिर आता है परिभाषाओं की स्पष्टता का अभाव होना, कि प्रदान की गई दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा काफी व्यापक है। इस कारण इसे सहजता से व्याख्या की जा सकती है, कि इसकी वजह से इसके दायरे में व्हाट्सएप जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं। फिर आता है प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में, कि इसमें सरकार केवल एक अधिसूचना के माध्यम से ही अनुसूची अधिनियम की तीसरी अनुसूची में नए अपराधों को जोड़ सकती है, संशोधित कर सकती है, हटा सकती है। हालांकि इस प्रावधान का विचार यह भी है कि ऐसे बदलाव केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही होने चाहिए। इसको निष्कर्ष के तौर पर समझे जाए तो यह जो अधिनियम है वह दूरसंचार क्षेत्र में मौजूद कई सही समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करती है, जैसे स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मुद्दे होना, दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर बनाने और सेवा प्रदाताओं की आशंका को दूर करने के लिए इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु बहुहितधारक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। तो इसके संदर्भ में प्रमुख निष्कर्ष होता है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक आता है अपना अनुच्छेद 370 के निरसन के संदर्भ में,
कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ की में सर्वसम्मति में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, जिसके अंतर्गत 2019 में केंद्र सरकार में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे की स्थिति को समाप्त कर दिया था। इसके संदर्भ में चलिए तो जानते हैं इससे संबंधित तथ्यों के बारे में, जिसमें पहला आता है कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू कश्मीर लागू आदेश 2019 को जारी किया हुआ था। यह जो आदेश है उसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान के बिना किसी अपवाद में जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का आधार बनने वाले सभी प्रावधान को निरस्त कर दिया था और इसके साथ ही अनुच्छेद 35A को भी स्वतः समाप्त हो गया था। इसके अलावा जब जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया गया था तो इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को निम्नलिखित 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत पहला आपको जम्मू कश्मीर बनाया गया था, दूसरा लद्दाख को बनाया गया था। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने संघ में इस कार्रवाई की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती को खारिज करते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को भी वैध ठहराया था। तो इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख पृष्ठभूमि रही थी। चलिए तो जानते हैं अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक परिदृश्य को, जिसमें पहले नंबर पर आता है आपके विलय पत्र के संदर्भ में कि अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने IOA पर हस्ताक्षर किए हुए थे, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस विलय पत्र के माध्यम से वह अपने राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत हुए थे और जम्मू कश्मीर के लिए एक अस्थायी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब 370 के अनुच्छेद में संविधान के भाग 21 में जोड़ा गया था और भाग 21 का जो शीर्षक था वह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के संदर्भ में इसके शीर्षक को जोड़ा गया था। अब आता है 370 के संदर्भ में, इसमें प्रावधान में कि रक्षा, विदेशी मामले, वित्त और संचार को छोड़कर के संदर्भ में कि अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद राज्य सरकार में सहमति की आवश्यकता थी। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ घोषित कर सकता है, अनुच्छेद 370 छोड़कर संविधान का कोई भी भाग जम्मू कश्मीर के राज्य में लागू नहीं होगा। इसके संदर्भ में प्रावधान दिया गया था और भारत का राष्ट्रपति संविधान के किसी भी प्रावधान को इस राज्य में संशोधनों, अपवादों को साथ ही लागू कर सकता है। इसके अलावा यह भी अनिवार्य किया गया था कि ऐसा कोई भी कार्य केवल राज्य सरकार के परामर्श से भी किया जा सकता है और अनुच्छेद 370 को तब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि जम्मू कश्मीर के संविधान सभा में इस पर सहमति न दे दें। संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A के अंतर्गत अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न हुआ था, जिसे 35E में जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को उनके विशेष अधिकारों और उनसे मिलने वाली विशेष सुविधाओं के प्रावधान किया गया था। इसके संदर्भ में इसका एक ऐतिहासिक परिदृश्य है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उनके औचित्य के बारे में। पहला तो आता है कि कोई आंतरिक संप्रभुता का न होना, कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 1947 में जम्मू कश्मीर में भारत के विलय के बाद स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि युवराज करण सिंह महाराजा हरि सिंह के उत्तराधिकारी की घोषणा को प्रमुख आधार माना था। इस घोषणा में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान ही जम्मू कश्मीर और भारतीय गणराज्य के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अलावा कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 3 का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की धारा 3 में जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग रहेगा। और अनुच्छेद 370 की प्रगति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान था, जिसमें कोर्ट 370 को संविधान के शामिल करने और उसे भाग 21 में जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक संदर्भ को सहारा लिया था और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्कर्ष निकाला था कि एक अस्थायी प्रावधान है और कोर्ट ने यह भी माना कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग होना अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता है। अब आता है राष्ट्रपति की उद्घोषणा के लिए संवैधानिकता के संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद अगस्त 2019 में जारी अधिघोषणा पर बरकरार रखा था, जिसमें 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया और साथ ही यह घोषणा की गई कि अनुच्छेद 370 के क्लॉज 3 में वर्णित राज्य का संविधान सभा को राज्य की विधानसभा के रूप में पढ़ा जाएगा और जिसमें मुद्दा उठता है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन होने पर राज्य की शक्तियां संभालने वाले संघ द्वारा एक कार्यवाही की जा सकती है और कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 370 के क्लॉज 3 के तहत राज्य सरकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति किसी से भी परामर्श करने हेतु बाध्य नहीं है। इसके संदर्भ में आता है
और राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति द्वारा बाद में की गई कार्रवाइयों को उचित संबंध होना चाहिए, जिसमें एसआर मुंबई के मामले में अपने फैसले को दोहराया, जिसमें कहा कि राज्य में आपातकाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। अब आता है विधानसभा के लिए चुनाव के संदर्भ में कि शीर्ष अदालत ने भारत के निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को जल्द ही जम्मू कश्मीर के राज्य में दर्जे को पुनर्बहाल करने का भी निर्देश दिया हुआ है। सत्ता सुलह के आयोग के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक सत्ता सुलह आयोग के गठन की सिफारिश की हुई थी कि जैसा कि इस दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बाद यह युग में किया गया था और टीआरसी 1980 के दशक में जम्मू कश्मीर में राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। साथ ही यह आयोग जम्मू कश्मीर के सभी हितधारकों के मध्य सुलह के मार्ग की सिफारिश भी करेगा। अब आता है अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रभाव के बारे में कि पहला आता है कि अधिकारों का विस्तार होना, कि भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार और सभी केंद्रीय कानूनों में लगभग अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। फिर आता है कोई प्रतीक या कानून का ना होना, कि जम्मू कश्मीर का अब अपना झंडा और संविधान को अपनी दंड संहिता है जिसे रणवीर दंड संहिता कहा जाता है का ना होना। फिर आता है अनन्य संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लिए एक नम कानूनी भूमि कानून को अधिसूचित कर सकती है। इसका कारण है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने पर जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों के भूमि संबंधी विशेष अधिकार समाप्त हो गए। सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखा जाए तो यह देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष छूट या विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं, वे अब जम्मू कश्मीर में इन समुदायों को उपलब्ध होंगे। फिर आता है स्थानीय शासन के संदर्भ में कि जम्मू कश्मीर को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात जम्मू कश्मीर के स्थायी शासन में संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा और स्थानीय महिला से विवाह करने के गैर स्थायी पुरुषों को लाभ के संदर्भ में अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थानीय महिलाओं में विवाह करने और गैर स्थानीय पुरुष जम्मू कश्मीर में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, इसके संदर्भ में आता है। अब निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 370 के निरसन में आदेश को बरकरार रखने के बाद जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए जल्द ही वहां विधानसभा चुनाव कराना जरूरी हो गया। अब आता है विधानसभा निर्माताओं का निष्कासन के संदर्भ में आता है कि हाल ही में लोकसभा में अपने एक सदस्य को एक अवैध रूप से उपहार और पारितोषिक परिस्वीकार करने के लिए आरोप में सदन में निष्कासित कर दिया है। तो विधि निर्माताओं के निष्कासन के संदर्भ में मुद्दा है। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी आपराधिक भ्रष्टाचार के आरोप में एक सदस्य को निष्कासित किया गया है। चलिए तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि क्या इससे संबंधित तथ्य है। पहला तो आता है कि लोकसभा से निष्कासन आखिर क्यों होता है। तो इसके संदर्भ में आता है कि लोकसभा ने भ्रष्टाचार और सदन के विशेषाधिकार हनन या अवमानना के मामले की जांच के लिए एक आचार समिति का गठन किया गया था। इस समिति में लोकसभा के अपनी रिपोर्ट में सांसद को एक अनैतिक आचरण और सदन की अवमानना की दोषी पाया था और इस सदन में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद सदन ने संसद सदस्य के निष्कासन के समर्थन में लाए गए प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया था। और अमेरिका में निष्कासन किस तरीके से होता है उस प्रक्रिया को भी जान लेते हैं कि राज्य सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में आचार समिति की एक रिपोर्ट में एक अमेरिकी विधि निर्माता को भ्रष्टाचार और अभियान से संबंधित निधि को गलत तरीके से खर्च करने और का दोषी पाया गया था और इसके बाद सदन ने एक प्रस्ताव पारित करके उसे निष्कासित कर दिया गया था। अब आता है भारत में विधि निर्माताओं के निष्कासन के संदर्भ में, जिसमें आता है कि भारत में विधि निर्माताओं का निष्कासन संवैधानिक और कानूनी आधार पर हो सकता है। जहां संसद के नियमों में सांसदों के निलंबन का प्रावधान है, वहीं इन नियमों के जरिए इन्हें निष्कासित भी किया जाता है। निष्कासन के संवैधानिक आधार को देखा जाए तो संविधान ने संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन व सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सांसद को सदन में निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। और संसदीय विशेषाधिकारों का आशय होता है कि सांसदों को प्राप्त कुछ कानूनी छूट और उन्मुक्तियां भी होती हैं जो विशेषाधिकारों के सांसदों को उनके विधायी कर्तव्यों और उनके दौरान किए गए किसी बयान में दिए गए कुछ कर्तव्यों में सिविल और आपराधिक दायित्वों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है। जिसमें संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों उनके सदस्यों संसद समितियों को प्राप्त शक्तियों के एक विशेष अधिकार से संबंधित होता है और अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडलों उनके सदस्यों और समितियों से संबंधित शक्तियों विशेषाधिकारों की उन्मुक्तियों से संबंधित भी होता है। अब आता है सदन की अवमानना के लिए कुछ ऐसे ही कार्य भी परिभाषित किए गए हैं। पहला कि संसद में किसी भी सदन में कामकाज के लिए बाधा उत्पन्न करना, अवरोध पैदा करना है। दूसरा आता है कि जो किसी सदन के अधिकारी या कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है या अवरोध पैदा करता है। फिर आता
आता है कि जिसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। फिर सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन, सदन की अवमानना हुई है या नहीं हुई है यह तय करने की शक्ति केवल संसद के पास होती है। इस संबंध में न्यायालयों को किसी भी तरह से शक्ति नहीं दी गई। संविधान के अनुच्छेद 122 के प्रावधान में न्यायपालिका प्रक्रिया कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकती। हालांकि न्यायालय में कई मामलों में हस्तक्षेप किया गया है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो राजा रामपाल वाद जो कि 2007 में हुआ था, उसमें न्यायालय ने रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा था, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी भी अवैध आधार पर इस तरह की कार्रवाई को न्यायिक जांच के दायरे में आती है। अब आता है सांसदों के निलंबन और निष्कासन के कानूनी आधार के बारे में देखा जाए तो यह सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदन के पीठासीन अधिकारी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति शामिल होते हैं, किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकती है। और अत्यधिक भ्रष्टाचार कदाचार के मामले में सदन सदस्यता के अयोग्य व्यक्तियों की सदन की मुक्त करने और किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके देख लेते हैं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में निष्कासन प्रक्रिया की एक तुलना को देख लेते हैं कि किस तरीके से दोनों देशों में निष्कासन होता है। पहले नंबर पर तो आपके इस आधार को देखते हैं, जैसे ऐसा आचरण जिसके लिए निष्कासित किया जा सकता है। तो इसके लिए भारत में जो प्रक्रिया है उसमें है कि विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर सदन की अवमानना और प्रक्रिया को कार्य संचालन में नियमों की अवहेलना करने पर होता है। और अमेरिका में जो प्रक्रिया होती है वह अमेरिकी कांग्रेस यह निर्धारित कर सकती है कि कौन से आचरण के लिए निष्कासित किया जा सकता है। फिर आता है आवश्यक बहुमत के संदर्भ में कि प्रत्येक सदन में प्रस्ताव पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और इसमें अमेरिका में निष्कासन के संदर्भ में आता है कि प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है एथिक्स कमेटी के संदर्भ में कि निष्कासन के लिए हमेशा एथिक्स कमेटी का शामिल होना आवश्यक नहीं होता है। और अमेरिका में दिया गया है कि इसमें एथिक्स कमेटी की सिफारिशें आवश्यक होती हैं। अयोग्यताएं और निर्भरताओं के होने के संदर्भ में आता है कि अभी तक कुल 17 सांसदों को निष्कासित किया गया है। इसमें निष्कासन अपेक्षाकृत एक सरल प्रक्रिया है और इसमें अभी तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 6 सदस्यों को ही निष्कासित किया गया है, जो कि यह बताता है कि निष्कासन अपेक्षाकृत एक जटिल प्रक्रिया होता है। तो इसके संदर्भ में ये तुलना दी गई है, जो कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के निष्कासन की तुलना को निर्दिष्ट किया गया। अब आता है कि लोकसभा या राज्यसभा में निलंबन से संबंधित प्रक्रिया और कार्य संचालन के बारे में कि लोकसभा में नियमन और राज्यसभा के नियम के बारे में देखते हैं कि लोकसभा में नियम 373 के तहत लोकसभा को अध्यक्ष को लगता है कि अगर कोई सदस्य या उसका व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो वो सदस्य को तत्काल सदन से बाहर जाने का निर्देश देता है और यह सदस्य उस दिन की शेष बैठक के समय सदन में अनुपस्थित रहेगा। और फिर आता है अनुच्छेद नियम 374 क्या कहता है। 374 में अध्यक्ष अगर जरूरी समझे तो सदस्य का नाम ले सकता है, अध्यक्ष के प्राधिकरण की उपेक्षा कर सकता है या जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस तरह नाम लिए जाने पर अध्यक्ष उस सदस्य को सदन के शेष काल तक सदन से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसके बाद वह सदस्य तुरंत सदन से बाहर चला जाएगा। तो ये नियम 374 होता है। और नियम 374 ए के अंतर्गत, जो कि 2001 में लाया गया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि कोई भी सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालता है या जानबूझकर सभा के नियमों का उल्लंघन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसका नाम लिए जाने पर वह लोकसभा की 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित हो जाता है। तो यह अनुच्छेद 374 के नियम 1 के अंतर्गत है। अब राज्यसभा में क्या नियम दिया गया है। राज्यसभा के अंतर्गत पहला नियम जो कि 255 है, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति को अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी भी सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने की अनुमति दे सकता है। नियम 256 कहता है कि यह नियम राष्ट्रपति सभापति को अपनी प्राधिकार की उपेक्षा करने या सभा के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों का नाम लेने की अनुमति देता है। इसके बाद सदन सदस्य को सत्र की विशेष अवधि या शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव अपना सकता है। फिर आता है लोकसभा के नियम 374 ए के तहत इसके विपरीत राज्यसभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए ही निलंबित कर देता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में निलंबन की प्रक्रिया से संबंधित है कि इसमें लोकसभा में 373, 374, 374 ये नियम है और राज्यसभा में 255, 256 और 374 ये है। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आए दिन लोकसभा में और राज्यसभा में निलंबन होने की घटनाएं देखी जाती हैं, जैसा कि अभी चल ही रहा है। तो ये नियम इस तरीके के नियम पूछ सकता है कि किस नियम के अंतर्गत है, या फिर प्रक्रिया को दे दे कि ये चीज़ होता है। क्योंकि आईएएस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें प्रक्रिया को दिया जाता है, ना कि कोई नियम को स्पष्ट किया जाता है। तो इसमें अगर आपको ये स्टेटमेंट दे देता है, ये स्टेटमेंट दे देता है और ये वाला स्टेटमेंट दे देता है, और ये 6 स्टेटमेंट है, 6 में से मिला के 3-4 को दे दिया और उसमें से आपको बताना हो कि कौन सा नहीं है, तो आपको ये जो नियम है इनको पढ़ना ज़्यादा
जरूरी होगा। चलिए तो अब और नेक्स्ट आता है कि इसके अंतर्गत देखते हैं कि निष्कासन या अयोग्यता एक समान नहीं होती है, जिसमें संबंध में निष्कासन और योग्यता दोनों का प्रावधान करती है। और अयोग्यता के तहत संसद में कोई सदस्य आगे चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि निष्कासन में चुनाव लड़ सकता है। तो मतलब जब सदस्य की जब अयोग्यता निश्चित कर दी जाती है तो उसमें वो कोई भी उम्मीदवार होगा या जो भी सदन में व्यक्ति होगा, सांसद होगा, वो उसको चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन निष्कासन जब होगा तो वह चुनाव लड़ सकता है। चलिए तो जानते हैं कि संसद के किसी भी सदन में सदस्यों की अयोग्यता के बारे में संवैधानिक प्रावधान को देख लेते हैं। अभी तो निष्कासन के संदर्भ में देखा, अब अयोग्यता के संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले तो आता है इसका संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में आता है कि संविधान के अनुच्छेद 102 में निम्नलिखित शर्तों के तहत सदस्यों की योग्यता का प्रावधान दिया गया, जिसमें पहला प्रावधान दिया गया है कि यदि वह केंद्र या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। दूसरा दिया गया है कि वह मानसिक रूप से विकृत या अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। तीसरा आता है कि यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो। फिर आता है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है और उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है या किसी अन्य देश के प्रति निष्ठावान है। और फिर नेक्स्ट आता है कि यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो। अब आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता मानदंड के बारे में। अयोग्यता मानदंड के अंतर्गत देखा जाए तो पहला आता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के तहत दोषी ठहराया जाता है तो उसे 2 साल या उससे अधिक की कारावास की सजा दी जाती है, वह अयोग्य हो जाएगा। दूसरा आता है कि यदि कोई सांसद चुनावी अपराधों या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है। और तीसरा आता है कि यदि कोई सांसद निश्चित समय के भीतर अपनी चुनावी खर्च का लेखा जोखा करने में असफल रहता है। अब आता है 10वीं अनुसूची संविधान 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत संविधान में भाग बनाया गया है। इसके संदर्भ में क्या प्रावधान दिया गया है? यह संविधान का उपबंध कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो उसे संसद का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इसके संविधान में अयोग्यता के संदर्भ में प्रमुख प्रावधान किए दिए गए। निष्कासन और अयोग्यता के संदर्भ में इसमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई सांसद चुनाव लड़ना चाहता है तो अगर वह अयोग्य होगा, अयोग्यता के आधार पर उसका निष्कासन किया गया होगा तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। और अगर वह निष्कासन ही सिर्फ किया गया है तो वह चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि इसमें अभी पहले के ये प्रावधान दिए गए, इन प्रावधान को आपको याद करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के बारे में, एनसीसी के बारे में। कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है और 2023 में इस संगठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है तो इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला तो आता है कि एनसीसी के बारे में जान लेते हैं कि एनसीसी के गठन के संदर्भ में देखा जाए तो 1948 में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अधिनियम 1948 के तहत इसे लाया गया था। इससे पहले एच.एन. कुंजरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक क्रेडिट संगठन स्थापित करने की सिफारिश भी की थी। चलिए तो जानते हैं एनसीसी के उद्देश्य के बारे में, जिसमें पहला दिया गया है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने, राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहने के लिए संगठित, प्रशिक्षित और उत्साहित युवाओं के संगठन तैयार करना है। दूसरा आता है युवाओं को सशक्त बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। तीसरा आता है देश के युवाओं में चरित्र, सैन्य नेतृत्व, अनुशासन, नेतृत्व, पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा जैसी आदर्शों का विकास करना है। फिर आता है कि यह एक त्रिसेवा संगठन है जो कि थल सेना, नौसेना और एयर विंग में शामिल होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आता है कि एनसीसी के निदेशालय के बारे में कि राज्य स्तर पर एनसीसी को 70 निदेशालयों में विभाजित किया गया है। ये जो निदेशालय है वह एक राज्य, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को कवर करते हैं। एनसीसी के कार्यक्रम की जो प्रगति होती है वह स्वैच्छिक होती है, जिसमें छात्रों पर सक्रिय सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं होता है और इसकी अवधि के आधार पर इसे 3 प्रकार के प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। चलिए तो एनसीसी के योगदान को देख लेते हैं कि इसका क्या योगदान रहा है। कि पहला तो आता है कि युद्ध के दौरान सहायता के संदर्भ में कि भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 और 1971 में, कारगिल युद्ध 1999 के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने महत्वपूर्ण सहायता की थी, जिन्होंने राज्य में शरणार्थी शिविरों, सैनिकों के परिवारों, अस्पतालों, डाक या टेलीग्राफ विभाग, यातायात नियंत्रण, पुलिस, संचार प्रणालियों जैसे विविध संगठनों की सहायता की हुई थी। दूसरा, सामाजिक सेवा के संदर्भ में इन्होंने एनसीसी में रक्तदान अभियान, पोलियो अभियान, वृक्षारोपण अभियान जैसे सामाजिक सेवा गतिविधियों को सक्रिय रूप से भाग लिया था। और एनसीसी कैडेट्स जो है वे हाल ही में सप्ताह भर चलने वाले अखिल भारतीय स्वच्छता और जागरूकता अभियान स्वच्छता ही सेवा में नेतृत्व कर रहे हैं और इस अभियान में कचरा मुक्त भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग अलग प्रभावशाली कार्यक्रम भी शामिल हैं। बचाव और राहत कार्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह भूकंप, चक्रवात, बाढ़, ट्रेन दुर्घटना जैसी आपदाओं के दौरान एनसीसी कैडेट्स सबसे पहले प्रभावित स्थान पर पहुंचते हैं और पीड़ितों को निस्वार्थ
निस्वार्थ सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे भोपाल गैस त्रासदी 1984 के दौरान एनसीसी कैडेट्स तुरंत हताहतों को बाहर निकालने और दवा देने आदि के कार्यों में लग गए थे। अन्य योगदानों के संदर्भ में देखा जाए तो यह युवाओं में नेतृत्व अधिकारी जैसे गुणों का विकास करते हैं, देशवासियों के बीच आपसी समझ, विश्वास और मित्रता और शांति को बढ़ावा देते हैं। अब जानते हैं एनसीसी बनाम राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में। नेशनल क्रेडिट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में जानते हैं कि ये दोनों स्वैच्छिक प्रकृति में होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतर होते हैं। चलिए तो इनके दोनों के बारे में जान लेते हैं। दोनों की स्वैच्छिक प्रकृति तो है, लेकिन इनमें काफ़ी कुछ अंतर होते हैं। पहला तो आता है कि एनसीसी का जो मानदंड है इस तरीके से होता है, और इसमें एनएसएस का ये राष्ट्रीय सेवा योजना का मानदंड है। इसे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जो आता है युवा कार्यक्रम या खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई और एनएसएस की स्थापना 1969 में हुई। फिर आता है लक्ष्य इसका है राष्ट्र की सेवा और सैन्य करियर के लिए अनुशासित और निस्वार्थ युद्ध युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना, और इसका जो मोटिव होता है वह सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। इसका गठन जो है एनसीसी का वह राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था, और इसका जो एनएसएस का जो गठन है वह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत किया गया था। इसमें जो वर्दी होती है एनसीसी के लिए कैडेट्स के लिए वर्दी अनिवार्य होती है, और एनएसएस के लिए स्वयं के क्योंकि कोई वर्दी निर्धारित नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो जूनियर डिवीजन या बिंग होते हैं जो कि स्कूल के छात्र 13 वर्ष या उससे अधिक की आयु के। इसमें सीनियर डिवीजन जिसमें कॉलेज और 11वीं और 12वीं के छात्र शामिल होते हैं। और एनएसएस में 11वीं और 12वीं के छात्र होते हैं, और तकनीकी संस्थान के छात्र, देश के कॉलेजों विश्वविद्यालयों स्तर पर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्र इसमें शामिल होते हैं। अब इसको निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह सशस्त्र युवाओं किसी राष्ट्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एनसीसी चरित्र और निस्वार्थ सेवा को बढ़ावा देकर सशक्त युवा को आकार देने और भारत को एक नए भारत की ओर लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। चलिए तो यहाँ पर आपके मेजर टॉपिक फिनिश होते हैं। अब आपका आता है संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में पहला टॉपिक आता है लोकायुक्त के बारे में, कि महाराष्ट्र विधान परिषद में महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित किया गया। इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 को निरस्त करना है। इसमें भारत में लोकायुक्त का पद सृजित करने वाला यह पहला राज्य महाराष्ट्र है, जो कि 1971 में था। इसके बाद उड़ीसा ने इसे किया हुआ था। लोकायुक्त राज्यों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए गठित एक प्राधिकरण होती है, और यह राज्य स्तर पर कुछ श्रेणियों की लोक सेवाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को देखता है। अर्थात इसका कार्य कुछ लोक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है, जिसकी स्थापना स्वीडिश संसदीय ओम्बड्समैन की तर्ज पर की गई है। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की हुई थी, और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त के पद का प्रावधान किया गया। चलिए तो जानते हैं अब इसके अंतर्गत कि लोकायुक्त संस्थानों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और समस्याओं के बारे में। कि इसमें पहला तो आता है कि एक रूपता का अभाव होना है, कि लोकायुक्त की संरचना, उनकी जो क्षमताएं होती हैं सभी राज्यों में एक समान नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों का प्रावधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई लोकायुक्त का प्रावधान नहीं है। फिर आता है कुछ लोकायुक्त 2013 के अधिनियम के अनुरूप नहीं होते हैं, कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने लोकायुक्त अधिनियमों को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुरूप लाने के लिए संशोधन नहीं किया। सीमित अधिकार का होना, कि लोकायुक्त किसी अपराधी के खिलाफ केवल सजा का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सुझावों को स्वीकार करना या उन्हें संशोधित करना राज्य के लिए स्वीकार्य होता है। आगे की राय में देखा जाए तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का जो मॉडल है वह 2013 के मॉडल राज्य लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आया। और दूसरा आता है कि लोकपाल ऑनलाइन के संदर्भ में शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पहलों के माध्यम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। और इसके संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में देखा जाए तो जैसे कि पर्याप्त बजट आवंटन, बुनियादी ढांचा और आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति के संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान होते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक अमेरिका और भारत में महाभियोग के संदर्भ में, कि अमेरिका और भारत में महाभियोग के संदर्भ में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने वर्तमान में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है। अमेरिका और भारत में महाभियोग की प्रक्रिया की एक तुलना के रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं और भारत में भी देखते हैं
कि किन किन आधार पर यह महाभियोग चलाया जाता है। अमेरिका के संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी सिविल अधिकारियों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत में केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। फिर आता है आपका कि महाभियोग का आधार क्या होगा। अमेरिका में राजद्रोह, रिश्वतखोरी और गंभीर अपराध और दुराचार होता है और भारत में संविधान के अतिक्रमण पर होता है। अब इसकी प्रक्रिया किस तरीके से होती है। अमेरिका में प्रक्रिया इसकी आरोपों के प्रस्ताव के संदर्भ में होती है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी सदस्य इस हेतु संकल्प प्रस्तुत करता है, उस पर मतदान होता है, जिसमें संकल्प पारित होने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और महाभियोग की सुनवाई में पीठासीन अधिकारी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत में यह प्रावधान इस तरीके से दिया गया है कि इसमें आरोपों के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में महाभियोग के लिए आरोप लगाने वाला संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना और उस पर सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसमें मतदान संकल्प को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना होता है जिस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, और उस सदन में संकल्प पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ संकल्प मतदान से पहले ही आरोपों की जाँच होती है और वहाँ राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है और इस सदन में भी संकल्प को कुछ सदस्यों संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। और भारत में महाभियोग की सुनवाई पर के लिए पीठासीन अधिकारी से संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी होना आवश्यक होता है। और इसके परिणामों को देखा जाए कि अमेरिका में इसके परिणाम होते हैं कि यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग संकल्प का पारित होना अभियोग को स्वीकार करने जैसा और इसे राष्ट्रपति पद से हटाता है। और निचले सदन में महाभियोग की मंजूरी के बाद उच्च सदन में सीनेट की एक अदालत की तरह बैठक में बुलाई जाती है और राष्ट्रपति को केवल तभी उसके पद से हटाया जा सकता है जब सुनवाई के बाद सीनेट में 2/3 सदस्य महाभियोग के पक्ष में मतदान करेंगे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग को मंजूरी दी थी। हालांकि इसमें किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के पद से नहीं हटाया गया। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत के संदर्भ में दोनों सदनों में महाभियोग के संकल्प को पारित होने के बाद राष्ट्रपति पद से हटाया जाता है और भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। तो ये भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में ये प्रक्रिया है। अब आता है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। इसके संदर्भ में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत इसमें जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों में नौकरियों तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश और आरक्षण प्रदान करता है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा अधिसूचित कमजोर और वंचित वर्ग के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों का प्रावधान करता है और इस अधिनियम में कमजोर व वंचित वर्ग की परिभाषा को भी हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2023 के बारे में देखें कि यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करेगा। इसमें विधेयकों के मुख्य उपबंधों पर नजर डाली जाए तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि इसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या आपकी 107 से 114 कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में पाक अधिकृत कश्मीर को उनके कब्जे वाले तक विधानसभा सीटों की संख्या खाली रहेगी। वर्तमान विधानसभा में कुल 83 सीटें हैं जिसके जरिए बढ़ाकर 90 कर दी गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटों का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा सदस्यों के नाम निर्देशन के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कश्मीरी प्रवासी से अधिकतम 2 सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किए गए हैं जिसमें एक महिला होगी। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत हिस्से में स्थापित समुदायों में 1 सदस्य का नाम निर्दिष्ट किया गया है। अब आता है इस अधिनियम के लिए SEBC में शामिल होने के संदर्भ में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना घोषित किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने योग्य होना चाहिए और ऐसे लोग जिन्हें अधिसूचना के तहत कमजोर और वंचित वर्ग में सामाजिक जातियों के आधार पर सूचीबद्ध किया गया हो इसके संदर्भ में होता है। अब आता है डाकघर विधेयक 2023 के बारे में कि राष्ट्रपति ने डाकघरों को और बेहतर बनाने के लिए डाकघर विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। यह विधेयक अब कानून बन चुका है। यह डाकघर विधेयक 2023 में कानून बनने के बाद भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेगा। यह जो डाकघर संशोधन अधिनियम है 1898 के कानून को वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में बनाया गया था और देश को अब डाकघर नए अधिनियम की आवश्यकता है और ऐसा कारण क्योंकि IPO
हुए 1898 में मुख्य रूप से डाकघर में माध्यम से प्रदान किए जाने वाली मेल या सेवाओं को शासित करते हैं। इसके अलावा डाकघरों को बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डाकघर अब सेवाओं में कई सेवाएं भी प्रदान करने, इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बीमा योजनाएं जैसी सेवाएं शामिल हैं। और समय के साथ डाकघर नागरिक केंद्र तब अलग अलग सेवाओं के वितरण के माध्यम से भी उभरे हुए हैं। चलिए तो जानते हैं विधेयकों के मुख्य उपबंधों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि डाक पार्सल को जब्त करने का प्राधिकरण। कि यह विधेयक डाकघर के अधिकारियों को कुछ आधार पर डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली रही किसी सामग्री को रोकने, खोलने या जब्त करने का अधिकार देता है। इसमें इन अधिकारों को देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल और लोक सुरक्षा इत्यादि से शामिल होता है। दायित्व व छूट से संदर्भ में कि नियमों द्वारा तय किसी भी दायित्व को छूट कर डाकघरों पर किसी अन्य सेवाओं के संबंध में कोई अन्य दायित्व नहीं होता है। अन्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह डाकघरों जिसमें डाक सेवाओं महानिदेशक को भारतीय डाक का नियुक्त किया जाता है। अधिनियम से जुड़ी मुख्य चिंताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह निजता के अधिकार के उल्लंघन की संभावना है, क्योंकि यह डाक पार्सल को जब्त करने के लिए प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों का प्रावधान नहीं करता है। दूसरा आता है कि अधिनियम भारतीय डाक को डाक सेवाओं में चूक के लिए जवाबदेही से छूट देता है, इससे उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा आता है कि किसी भी अपराध और दंड का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। चलिए तो जानते हैं इस योजना के संदर्भ में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का जो कार्यान्वयन है वह कानून एवं न्याय मंत्रालय की एक न्याय विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाएगा। और निर्भया फंड आप बता दें आपको कि इसका उद्देश्य देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना होता है। अब आता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष मामलों के प्रति समर्पित अदालतें होती हैं, जो बलात्कार के साथ साथ लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई करती है। इसमें दंड विधि अधिनियम 2018 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आधार बना था और इसके अंतर्गत इस अधिनियम में बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडों का भी प्रावधान किया गया था। FTSC राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़ा हुआ है, जो कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 414 विशिष्ट पोस्को अदालतों सहित कुछ 761 FTSC गठित किए गए। इन अदालतों में 1.95 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया गया। FTSC से जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि कर्मचारियों और सूचना प्रौद्योगिकों की अवसंरचना की कमी का होना। दूसरा आता है न्यायाधीशों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव होना। तीसरा आता है न्यायाधीशों की संख्या का अपर्याप्त होना। चलिए तो जानते हैं FTSC की योजना के लाभ के बारे में। पहला कि इसे न्यायिक प्रक्रिया में बोझ कम होता है। दूसरा आता है कि यौन या लैंगिक आधारों पर होने वाले हिंसा को समाप्त करने का सहायक है। ये बलात्कार के मामले व पोस्को अधिनियम के तहत लंबित मामले को कम करने में सहायक है। और चौथा आता है कि बेहतर सुविधाओं और जल्द सुनवाई के चलते यौन अपराधों को पीड़ितों के लिए न्याय तक शीघ्र पहुंचाने की सुनिश्चित होती है। अब आता है नेक्स्ट आपका ग्राम मानचित्र के बारे में। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानिक योजना निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम मानचित्र को बढ़ावा दे रहा है। इसके संदर्भ में आता है, चलिए तो ग्राम मानचित्र क्या होता है उसके संदर्भ में जानते हैं कि ग्राम मानचित्र एक भौगोलिक सूचना प्रणाली है। ये एप्लीकेशन है जिसे MOPR ने 2019 में लॉन्च किया था। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया हुआ है। यह एक भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम स्तर पर स्थानिक योजनाओं को बनाने में मदद करना है। यह अलग अलग विकासात्मक इस कार्यों को बेहतर ढंग से पर्यवेक्षण के लिए एकल भू स्थानिक मंच प्रदान करता है। साथ ही यह ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए एक निर्णय समर्थन तंत्र भी उपलब्ध कराता है। इसके संदर्भ में आता है, इसमें एक शुद्धि पत्र दिया गया है, जो कि आपकी जो अक्टूबर 2023 की मासिक मैगजीन थी उसमें राजनीतिक अपराधीकरण में दोषियों के चुनाव पर आजीवन प्रतिबंध के संदर्भ में दिया गया था, क्योंकि यह भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2004 और 2016 में प्रकाशित चुनाव सुधारों में इसका उल्लेख किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह चुनाव आयोग द्वारा गंभीर अपराधों के दोषी के लिए इस तरह प्रतिबंध प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें आप अक्टूबर 2023 का मैगजीन देखेंगे, उस मैगजीन में आपको कुछ चेंजेस करने को मिलेगा। तो आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या इसमें बदलाव किया जाना है। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है, मतलब कि हमारा राष्ट्रीय का जो है राजनीतिक और गवर्नेंस वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक को फिनिश करेंगे। यहाँ पर यह सेशन फिनिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।